हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्किनर। आप जानते ही होंगे स्किनर का नाम। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्किनर ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और इसके अन्य नाम भी है, जैसे आरएस थ्योरी हो गया। और भी बहुत से नाम है जो हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हेडिंग क्या है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। क्या बोलते हैं? आरएस थ्योरी। अगर पूछ लिया जाए आरएस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और किसने दी है? स्किनर ने दी है। स्किनर का पूरा नाम क्या था? स्किनर का पूरा नाम था बी एफ स्किनर। ये प्रोफेसर थे अमेरिका के। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, ये पहला पॉइंट है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के, किसके? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी एफ स्किनर द्वारा कब दिया गया? 1938 में दिया गया। तो इस पॉइंट से देखिए तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बन सकता है, ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन था वो किसने दिया था? तो हम लोग बोलेंगे वो बी एफ स्किनर ने दिया था। अब पूछा जाएगा बी एफ स्किनर कहाँ पर प्रोफेसर थे? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और ये किस देश के थे? ये थे अमेरिका के। और इन्होंने कब दिया था ये अनुबंधन का सिद्धांत? ये दिया था 1938 में। क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए जो ये सिद्धांत था ये किस पे आधारित था? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के, थॉर्नडाइक का पूरा नाम ई एल थॉर्नडाइक था, याद रखिएगा। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब आप याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए आप अपनी बातों पर, कि ये प्रभाव का जो नियम था ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ये तो याद होगा आपको। लेकिन ये जो थॉर्नडाइक ने ना दो नियम दिए थे। एक दिए थे मुख्य नियम, जिसमें तीन नियम आते थे। फिर दूसरे थे गॉड नियम, जिसको बोलते थे सेकेंडरी लॉ। और इसमें दो आते थे। तो जो प्रभाव का नियम है ये मुख्य नियमों में से, जो तीन नियम थे उनमें से एक है। तो जो मुख्य नियम थे वो कौन कौन से थे? एक था प्रभाव का नियम, दूसरा था प्रयास का नियम, और तीसरा था तत्परता का नियम। तो ये कौन सा नियम है? ये मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम। और ये दिया था ई एल थॉर्नडाइक ने। और ई एल थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो याद रखिएगा, ई एल थॉर्नडाइक ने दी थी एस आर थ्योरी। कौन सी दी थी? एस आर थ्योरी दी थी। और स्किनर ने क्या दिया था? स्किनर ने दिया था आर एस थ्योरी। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन इन दो पॉइंट से ही बन जाएंगे आपके। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब एग्जाम में कई बार जो आर एस थ्योरी है, यानी कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके कई नाम आ सकते हैं। इनमें से जैसे कोई भी नाम आ गया और क्वेश्चन बना दिया गया जो ये थ्योरी है ये किसने दी थी। अब देखिए आपको पता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन स्किनर ने दी थी, आर एस थ्योरी भी पता है, लेकिन आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं पता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी नहीं पता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी नहीं पता है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी नहीं पता है, और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी नहीं पता है। जब ये सब आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो हम लोगों ने आज तक कभी पढ़ते ही नहीं है। तो देखिए जो भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के जो अन्य नाम है वो सारे नाम यहाँ पर हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी भी आपको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन नहीं दिखा होगा ना, तो ये दिखेगा सब आपको। और ये कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग कई बार पूछा जा चुका है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत देखिए यूपी डेट में कई बार आ चुका है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी आ चुका है। और अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत भी आ चुका है एग्जाम में। तो चलिए एक एक करके हम लोग नाम देख लेते हैं। तो क्या नाम है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के? अन्य नाम क्या है? देखिए जो पहला नाम है वो है आर एस थ्योरी। क्या है? आर एस थ्योरी। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आर एस थ्योरी आए और एस आर थ्योरी आए या फिर एस थ्योरी आए। आर एस थ्योरी कौन है? वो है स्किनर। एस आर थ्योरी किसने दिया था? एस आर थ्योरी दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? ई एल थॉर्नडाइक। और जो एस एस थ्योरी था वो दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव में। ठीक है, तो पहला हो गया आर एस थ्योरी। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग भी उसी का अन्य नाम है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसका देखिए तीसरा नाम क्या है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये भी स्किनर ने दिया था। और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत फिर पांचवा है अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। और छठा है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सारे जो नाम हैं ये सब क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के ही नाम है। और ये किसने दिए थे? ये दिए थे स्किनर ने। तो याद रखिएगा ये सारे स्किनर के नाम है। आप एक बार ये सब ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे।
बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं गलत होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी ये सारे नाम आते हैं तो आप बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, हमेशा गलत करके आता है एक बच्चा, क्योंकि उसको तो लगता है कि स्किनर उसमें ऑप्शन में उसको तो याद आता है कि स्किनर तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पे तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत आ गया, तो बच्चा कभी स्किनर लगाएगा ही नहीं। तो वही है, इसलिए आप सारे नाम याद रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखिए, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत था वो किस जानवर पर किया गया था। उन्होंने जो अपना सिद्धांत था वो किस जानवर पर किया था, तो क्या लिखा है, उन्होंने अपना जो प्रयोग था वो किया था चूहे और कबूतर पर। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, चूहों पर या कबूतर पर। हमेशा एग्जाम में चूहे आता है, अगर कबूतर भी आए तो कबूतर भी लगा सकते हैं, चूहा तथा कबूतर आए अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में हो जाए, जैसे ऑप्शन ए में चूहा आ जाए या ऑप्शन बी में कबूतर आ जाए, तो हमेशा आप लोग फिर चूहे को लगाइएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है, तो चूहा ज़्यादा याद रखिएगा, कबूतर थोड़ा कम याद रख सकते हैं, तो चलेगा आपका काम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जिस जिस बॉक्स में ये प्रयोग किया गया था, जिस बॉक्स में चूहे को रखा गया था, ये चूहा है इसको रखा गया था, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे स्किनर बॉक्स। देखिए लिखा है स्किनर बॉक्स, जिसमें प्रयोग किया गया उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। किसको आर टाइप थ्योरी कहा जाता है, देखिए हम लोगों ने इतने सारे नाम देख लिए थे, लेकिन फिर भी एक नाम छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा आर टाइप थ्योरी। ठीक है, एक नाम और है आर टाइप थ्योरी। अच्छा, अब देखिए जो बॉक्स था उसमें, अभी मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा कैसे हुआ था। अब बस आप ये दो पॉइंट याद रख लीजिए। जो चूहा था वो था अनुक्रिया करता, यानी कि स्टिमुलस। जो भोजन था वो था पुनर्बलन, यानी कि रेन इन्फोर्समेंट। तो आर से रेन इन्फोर्समेंट हो गया और एस से हो गया स्टिमुलस। तो चूहा याद रखिएगा स्टिमुलस था और भोजन था रेन इन्फोर्समेंट। अब देखिए, पुनर्बलन से पहले हम लोग देख लेते हैं उनका प्रयोग हुआ कैसे था। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स उन्होंने रखा और यहाँ पे बैठाल दिया चूहे को, अंदर उसके चूहे कैद कर दिया, और यहाँ पे एक दरवाजा, एक खिड़की टाइप थी जो अपने आप खुलती थी जब ये लीवर दबाया जाता था। यहाँ पे एक बटन टाइप था, ये बटन हो गया, यहाँ पे लीवर था एक, जब लीवर जैसे ही प्रेस होता था तो ये खुलता था और ऊपर से खाना नीचे अंदर आ जाता था। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे से खाना आ जाता था, इधर से आ जाता था खाना, और यहाँ पे खाना आके गिर जाता था तो चूहा खा सकता था खाना। तो पहले तो चूहे को पता नहीं था कि क्या करना है, जब उसे भूख लगी तो इस पूरे में, देखिए यहाँ पे पूरे बॉक्स में इधर उधर घूमने लगा कि कहाँ जाऊं क्या करूं। अचानक से उसका पैर इस लीवर पर पड़ गया, इस लीवर पर पड़ गया उसका पैर। किस पर पड़ गया, इस लीवर पर। अचानक जैसे ही लीवर पर पड़ा तो ये खिड़की खुल गई और खिड़की से अंदर ये खाना आ गया, यहाँ पर ये क्या आ गया, खाना आ गया। तो चूहे ने देखा खाना आ गया तो चूहे ने इस खाने को खा लिया। अब लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि खाना आया कैसे, क्योंकि जानवरों में इतनी अकल तो होती नहीं है कि मैंने लीवर जैसे टच हुआ तो खाना आ गया। तो उसको पता नहीं चला, उसको लगा कि खाना आ गया तो उसने खा लिया खाना। अब ये रोज होने लगा, जब भी उसको भूख लगती वो उछल कूद करता और गलती से लीवर दब जाता, तो खाना अंदर आ जाता और चूहे का पेट भर जाता खाना खाकर। तो धीरे धीरे फिर चूहे को समझ में आने लगा कि जैसे ही मैं लीवर के पास जाता हूँ, लीवर जैसे टच कर देता हूँ, खाना आ जाता है। अब वो क्या करता था, अब उसको ये पता पता चल गई कि लीवर जैसे ही टच करूंगा खाना आ जाएगा। अब जब उसको भूख लगती थी तो वो सीधे घूमता नहीं था, सीधे जाता था लीवर के पास और लीवर टच करता था, और जैसे ही टच करता था तो ये खाना यहाँ पर आ जाता था और ये चूहा जो है खाना खा लेता था। तो इसमें चूहा क्या हो गया, चूहा हो गया स्टिमुलस, और जो भोजन हो गया वो पुनर्बलन। अब भोजन पुनर्बलन क्यों हो गया, क्योंकि जब भोजन उसको मिल रहा है तो उसके सीखने की इच्छा बढ़ी, सीखने में रुचि बढ़ी कि ये भोजन कैसे आया है, कि भोजन मिल रहा है, मेरा भूख भूख मेरी मिट गई है, उसको अच्छा लगा। तो उसमें रेनफोर्समेंट की भावना आई, और रेनफोर्समेंट की भावना किसके लिए आई, भोजन के लिए। और तो तब उसको पता चला कि जैसे मैं लीवर दबा रहा हूं तब भोजन आ रहा है, तब पुनर्बलन मुझे मिल रहा है। तो ये भोजन हो गया पुनर्बलन, और चूहा हो गया अनुक्रिया करता, जो अनुक्रिया कर रहा है उसको बोलते हैं स्टिमुलस या अनुक्रिया करता। तो एक्सपेरिमेंट ये था। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पुनर्बलन दिया किसने था। देखिए पुनर्बलन का जो सिद्धांत था वो दिया था क्लार्क एल हल ने। किसने दिया था, क्लार्क एल हल ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, CLL या क्लार्क एल हल। ठीक है, अब देखिए पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है पुनर्बलन,
चलिए देखते हैं। पहला होता है सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अब देखिए, चूहे को भोजन मिल रहा है तो वो तो उसके लिए पॉजिटिव चीज है ना, उसको भूख मिट रही है, तो इसको बोलते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। अगर चूहा लीवर दबाते, जैसे लीवर दबा देता और हम लोग उसको पीट देते चूहे को, चूहे ने लीवर दबाया, हम लोगों ने उसको पीट दिया, तो ये उसके लिए हो जाता है निगेटिव पॉइंट। लीवर दबाते उसकी पिटाई हो गई, तो ये हो गया नकारात्मक पुनर्बलन। तो वो लीवर नहीं दबाएगा। जब सकारात्मक पुनर्बलन होता है तो चूहा बार बार उस क्रिया को रिपीट करता है, क्योंकि उसको भोजन मिला, तो बार बार वो लीवर दबाएगा। लेकिन अगर हम लोग पीट देंगे तो वो बार बार लीवर नहीं दबाएगा, फिर भैया वो लीवर से 2 कदम दूरी रहेगा कि लीवर भैया नहीं दबाऊंगा मैं। अगर मैंने लीवर टच भी किया तो ये सब मुझे पीट देंगे। समझ गए आप? तो देखिए यही लिखा है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, क्या दिया जाता है? सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, मतलब प्राणी जो है क्रिया को रिपीट करता है। क्या करेगा? रिपीट करेगा। जब सकारात्मक पुनर्बलन दे देंगे तो क्रिया को रिपीट करेगा। जैसे चूहे को जब भोजन दे दिया गया तो वो क्रिया को बार बार रिपीट कर रहा था। क्रिया क्या थी? लीवर को दबाना या लीवर को टच करना, ये क्रिया थी। क्योंकि उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो वो बार बार रिपीट कर रहा था अपनी क्रिया को। तो हम लोगों ने पुनर्बलन भी देख लिया। अब देखिए, जो सबसे जरूरी चीज आती है एग्जाम में, कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने ये देखा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन और इसे कई नाम देख लिए, लेकिन इसका शिक्षा के विभाग में क्या महत्व है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इसका क्या महत्व है। पहला पॉइंट क्या है? इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार की वृद्धि के लिए किया जाता है। उनमें शब्द भंडार की वृद्धि होती है, उनके उनमें क्या वोकेबुलरी की अधिकता होती जाती है, मतलब बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, प्रोग्रेस होता जाता है। किसकी? शब्द भंडार। दूसरा पॉइंट क्या है? शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। यहाँ वाले लिख लीजिएगा, सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। किस पे? उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है? छोटे छोटे पदों में। जैसे ये इतनी बड़ी चीज है, इसको छोटे छोटे पदों में विभाजित कर लिया जाएगा, अब फिर उस चीज को समझा जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है, इस शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति मिलती है। क्या मिलती है? सीखने में गति बढ़ जाती है और सफलता भी बढ़ जाती है। सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं छोटे छोटे पदों में विभाजित करने पर। ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा भी याद होगा, आपने पढ़ा था कोहलर का चैप्टर, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। वो उन्होंने बोला था कि जब भी हम लोग किसी चीज को सीखते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके नहीं सीखते हैं, हम लोग उसको पूरी होल बॉडी, पूरा एक समग्र रूप में सीखते हैं। और ये जो कोहलर थे, ये थे गेस्टाल्टवादी। तो ये बोला जा सकता है, जो गेस्टाल्टवादियों का मानना है, वो बोलते हैं पूरी अगर ये बॉडी है तो इस पूरी बॉडी को होल समग्र रूप से सीखेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके नहीं सीखेंगे। तो देखिए, गेस्टाल्टवादियों का अलग विचार है, स्किनर का अलग विचार है। तो सबके विचार अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कोई गलत है, सब अपनी अपनी जगह सही है। तो स्किनर ने क्या बोल दिया? छोटे छोटे पदों में विभाजित करेंगे, इससे सीखने की स्पीड बढ़ेगी और सफलता के चांसेस बढ़ते जाएंगे, यानी कि सक्सेस के चांसेस इंक्रीज होंगे। अब देखिए, एक और पॉइंट है, स्किनर का मत है। क्या मत है? जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल देता है। अब देखिए, इससे एक्सपेरिमेंट से समझिए, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था उससे समझिए। यहाँ पे चूहा बैठा था इस बॉक्स में, और यहाँ से खाना आता था, यहाँ पर लीवर लगा था। ठीक है। यहाँ पर क्या था? लीवर लगा था और यहाँ से खाना आ रहा था। अब जब उसने लीवर जरा सा भी टच हो गया तो उसको खाना मिल गया, मतलब उसको सफलता प्राप्त हो गई। तो जब खाना खाएगा तो उसको अच्छा महसूस होगा ना। तो वही लिखा है, जब सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। अब उसको अच्छा लगा, तो जब अच्छा लगा, अब दूसरी लाइन क्या है? जब संतोष क्रिया को, यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। जब उसे अच्छा लगा तो वह जो खाना है वो चूहे की क्रिया को बल प्रदान करेगा। तो जब बल प्रदान करेगा तो वो बार बार लीवर दबाने वाली क्रिया को दोहराएगा, रिपीट करेगा। ठीक है। अब देखिए, आज का लास्ट पॉइंट क्या है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। किसको? पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को भी बल मिलता है। ये बल होगा, बल लिखा है 2 जगह,
यहाँ पे पुनर्बलन में भी और बल में भी। तो यहाँ बल कर लीजिएगा। ठीक है। तो क्या है, इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है और अधिकाधिक जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्रिया को भी बल मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो गया है स्किनर का। तो आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक बार अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस चैनल का टॉपिक समझ में आ गया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।